नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात करेंगे सियासी तापमान की। सियासत का तापमान हाई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया साल चढ़े अभी 4 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 4 बड़े सियासी मुद्दे हमारे समक्ष आ गए हैं, हमारे सामने आ गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अब तक की सबसे प्रचंड जीत का दावा कर दिया है। 2024 का विजय मंत्र पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा कार्यकाल में जनता की सेवा के लिए अब सिर्फ 400 दिन बचे हैं, इसलिए बीजेपी के लोग जनता की सेवा में पूरी ताकत झोंक दे। दूसरी तरफ भारत जोड़ने के लिए श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी में टूट का सिलसिला जारी है। तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और केरल के सीएम पी विजयन के साथ मिलकर केसीआर अपने मोर्चे का दम दिखा रहे हैं, जिसमें ना कांग्रेस है, ना टीएमसी, ना जेडीयू, ना आरजेडी। और चौथी तरफ रामचरितमानस से लेकर सेना पर बिगड़े बोल तक बिहार की गठबंधन सरकार में भी बड़ा जबरदस्त बवाल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इन तमाम बवालों के बीच में मौजूदा सियासी माहौल में क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएगा, नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर पाएगा? आज जनता के बीच इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद। इस हफ्ते के ये देश है हमारा में सियासत का पारा हाई है। ...2024 की चुनावी टक्कर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विजय मंत्र का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उधर मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी को आखिरकार ठंड लगने लगी। जम्मू कश्मीर में यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी कुछ इस अंदाज में दिखे, जिनके साथ उद्धव गुटके संजय राउत भी थे। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ मैंने सर्दी को मार दिया है, अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है? फिर जिन है। जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचते ही बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। बीजेपी के अमित मालवीय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, एक बार फिर पंडित नेहरू को कश्मीर समस्या की वजह भी बता दिया। विडंबना यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले, लेकिन जब से यात्रा शुरू हुई है नेताओं का कांग्रेस छोड़ना जारी है। इस कड़ी में ताजा नाम पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मनप्रीत सिंह बादल का है। लेकिन अब जरा सियासत का बदरंग चेहरा देख लीजिए, और महागठबंधन इसका एपिसेंटर बना हुआ है। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के दावे शुरू हो गए। तेलंगाना में केसीआर ने मंच सजाया, केजरीवाल और अखिलेश को बुलाया, लेकिन नीतीश और ममता दीदी को छोड़ दिया। हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए, तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे।
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बढ़ते सियासी तापमान के बीच किसके लिए सत्ता की राह आसान होगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी चर्चा में। जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, उनका जोरदार अभिनंदन है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन सियासत का पारा हाई है, ये आज का विषय है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, उनका अभिनंदन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ श्रीमान राजकुमार भाटी है, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कलीमुल हाफिज है, अध्यक्ष AIMIM दिल्ली प्रदेश के, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। और मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत में मैं आपको 50-50 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक, आपसे ही शुरुआत आज करते हैं। अक्सर आपको शिकायत रहती है कि आपके पास हम लेट आते हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे यही है, 50 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। सियासत का तापमान तो बेहद हाई है और सबको PM की कुर्सी भी याद आ रही है। देखिए, स्वाभाविक है, विपक्ष है तो अपनी तैयारी करेगा, लेकिन एक आकलन मेरा ले लीजिए राजनीतिक विश्लेषक की तरह कि तमाम पार्टियां जितनी होती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, AIMIM भी हो जो कि पार्टी कहलाती है, हालांकि मुसलमान है वो, उसके अलावा और भी जितने JDU फेडीयू हुई है वो जितने ले लीजिए दाएं बाएं, ये सब पक्षी हैं। पक्षियों में एकता होते देखिए आपने कभी? पक्षी में एकता नहीं होती, सब कोई अपने अपने दम पे लड़ेंगे। और ये प्री पोल अलायंस, ये वो सब बेकार की बात है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस में अगर एक सीक्वेंस आएगा, गलती से अगर भारतीय जनता पार्टी 272 के नीचे आई तब तो इनका कुछ उगने का चांस है, नहीं तो अभी से ही डूबा हुआ मानिए। मोटा मोटी विश्लेषण यही है, बाकी ये सब एक्सरसाइज चलते रहेगी, नहीं तो आप अपना शो कैसे करेंगे? ठीक है, ये सब एक्सरसाइज चलती रहेगी, ये शो कैसे करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को तेलंगाना क्यों जाना पड़ा? क्या लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी PM नहीं बने, जैसा विपक्ष को लगता है, विपक्ष एक मेहनत कर रहा है, सपना देख रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी हट जाए जैसे तैसे करके, अगर नहीं बने तो फिर KCR से उम्मीद लगाई जाए? नहीं, आपने पहला सवाल किया कि तेलंगाना क्यों जाना पड़ा, पक्षी हैं उड़ के चले गए। जब इन्होंने कह दिया कि ये तो सब पक्षी हैं, और उनका भाव ये भी है डॉक्टर अजय आलोक का कि पक्षियों में एकता नहीं होती है, पशुओं में एकता होती है। चलो आपकी एकता आपको मुबारक, लेकिन जो चुनाव के मुद्दे हैं, देखिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपने शुरू किया, आपके शो का नाम है सियासत का तापमान हाई है। सियासत का तापमान हाई रहना चाहिए, और कम से कम चुनाव के समय तो जरूर रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जितना मंथन करेंगी, जितना मुद्दे उठाएंगे, जितने चर्चा करेंगे, जी सरकार की कमजोरियों कमियों की आलोचना करेंगी, उन्हें जनता के सामने ले जाएंगी, जनता की भावनाएं सामने लाएंगी, तभी तो मतदाता सही फैसला ले पाएगा। तो ये तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। 50 सेकंड आपके पूरे, आपने 50 सेकंड में बात रखी। प्रेम शुक्ला, मैं आपका रुख करता हूं। सियासत का तापमान तो बेहद हाई है, लेकिन आपकी उम्मीद भी इस बार हाई हो गई। इस बार कह रहे हैं कि 2019 से बड़ी प्रचंड जीत लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 3000 किलोमीटर से बड़ी यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार कुछ हो जाए, मैं प्यार यानी मोहब्बत की दुकान खोल दूंगा, राहुल गांधी और कांग्रेस की भी दुकान को खोल दूंगा। राहुल गांधी जी का संकट है कि मोहब्बत भी दुकान में ढूंढते हैं, वो मोहब्बत दुकान में नहीं ढूंढी जाती है। युवा है, बताएंगे मोहब्बत दुकान में मिलती है क्या? मिलती है क्या? किसी नहीं मिल रही। किस मॉल में मोहब्बत बिक रही भाई? तो दुकान में मोहब्बत नहीं मिलती है, इसलिए पहले उनका पहला नैरेटिव ही रॉन्ग है। मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व के बल पर, हमने जो लगातार जनता की सेवा की है, उस सेवा के बल पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता जो है 2014 में जब हमने कहा 272 प्लस, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हम 282 आए। फिर 2019 में कहा 300 प्लस, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, हम 303 आए। अब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है हम 2/3 बहुमत पाएंगे और 2/3 का भी लक्ष्य हम पूरा करेंगे। ठीक है, राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं मोहब्बत दुकान में नहीं मिलती, जो कांग्रेस बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत को तो आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा
पंजाब से निकली तो पंजाब में कांग्रेस का एक नेता टूट के चला गया। मनप्रीत बादल ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने छोड़ा, उससे पहले सुनील जाखड़ ने छोड़ा, उससे पहले जयवीर शेरगिल ने पंजाब से छोड़ा। ऐसा क्या है कि जहां जहां से यात्रा निकल रही है नेता छोड़ते जा रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, मैं राहुल जी की बातों को दोहराऊंगी। जिनको कोई डर है, इनकी भेजी हुई ईडी, इनकी भेजी हुई सीबीआई, अजी प्रेशर तो सब पे है। इन्होंने तो फिल्म स्टार को भी नहीं छोड़ा, ये तो मूवी को भी नहीं छोड़ते। इतना नहीं छोड़ते कि प्रधानमंत्री जी को सामने आके बोलना पड़ा कि कोई भी किसी भी पिक्चर के ऊपर टिप्पणी ना करे। इससे साबित होता है प्रधानमंत्री जी ने खुद मान लिया कि ये नफरत फैला रहे हैं, खुद मान लिया कि ये मीडिया के भी खिलाफ है, खुद मान लिया ये नेता अभिनेताओं के खिलाफ है। अरे मोदी जी तो स्वयं अमिताभ बच्चन जी हो या बड़े बड़े फिल्म स्टार हो, उनको कितनी कॉपी करते हैं, उनकी पिक्चरें इतनी खुशी से देखते थे। आपको याद है ना, एक ऐड आया था गुजरात का, उसमें कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन जी का कॉपी किया था। और इनके नेता क्या करते हैं, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि जनता चाहेगी, अरे आपके खुद के लोग तो आपकी बात नहीं सुन रहे कि भाई मोदी जी ने फोन किया हिमाचल में। याद है आप लोगों को, एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, आप सबके व्हाट्सएप पे आया होगा। वो एमएलए को कहा कि हेलो, मैं कह रहा हूं मेरी बात पे भरोसा रखिए, चुनाव मत लड़िए। वो आदमी फिर भी निर्दलीय लड़ा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कलीमुल हाफिज, आपको मैं थोड़ा 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे देता हूं बात को रखने के लिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, ठंड लग रही है आपको, नहीं लग रही है? आपके नेता ठंड का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, माना वो हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत में बड़ी ठंड पड़ती है भैया। देखिए, पूरा देश देख रहा है जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है पूरे देश में। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की कार्यकारिणी में बात करते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगे, एजुकेटेड मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन वही प्रधानमंत्री उन गरीब मुसलमान बच्चों में जो स्कॉलरशिप मिलनी थी एक क्लास 1 से क्लास 8 की, वो बंद कर देते हैं। जो गरीब मुसलमान जो नेशनल फेलोशिप लेता था, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के नाम से, उसे बंद कर देते हैं। और उनके सांसद बाकायदा कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करिए। एक सांसद तो बाकायदा उनकी कहती है कि चाकू छुरियां तेज करा लीजिए ताकि इनके गर्दन काटने का काम आए। एक उनके सांसद बाकायदा उनके गृह मंत्री एक प्रदेश के कहते हैं कि इनका बहिष्कार करिए। यानी एक तरफ तो प्रधानमंत्री महोदय एक मैसेज दे रहे हैं कि इनको गले से लगाना है, और दूसरी तरफ उनके जो मंत्री या सांसद या विधायक इस तरह की जहरीली जुबान बोल रहे हैं। 55 सेकंड। ये जो है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ठीक है, अब मैं आता हूं। अब 55 सेकंड आपका 1 मिनट से ऊपर हो गया। मैं प्रेम शुक्ला आपसे रिएक्शन लेता हूं कि एक तरफ आप कथनी कुछ और करते हैं, करनी कुछ और करते हैं, और जो राधिका केड़ा जी ने भी सवाल पूछा उसका भी जवाब क्विकली। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात हमेशा से करते रहे हैं। हंस रही है कांग्रेस पार्टी। वो हंसेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, मुसलमानों का पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पर है। तो उनको तो हंसी आएगी कि हम सबका साथ, सबका विकास की बात क्यों कर रहे हैं। ये तो मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने अब खुद जो है, नदीम जावेद इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, उन्होंने उर्दू अखबारों से कहा था कि राहुल गांधी ने कहा हम जो है मुसलमानों की पार्टी है। कमलनाथ ने कहा कि 90% मुसलमानों ने हमको ही वोट देना चाहिए, किसी और को वोट नहीं देना चाहिए। आप इनको मुसलमानों में उलझा के रखना चाहते हैं, वो तपस्वी बन रहे हैं। एक सेकंड, वो तपस्वी बन रहे हैं। तपस्वी बने ना, कौन मना कर रहा है उनको तपस्वी बनने से? बन जाए तपस्वी। वो तस्वीर पीछे चल रही है, देखिए लाल शॉल में। क्या लाल शॉल वाली तस्वीर नहीं देखी आपने, जिसमें रुद्राक्ष की माला है, लाल शॉल है, टीका है, बाल है, दाढ़ी है? आज मैं अभी पूछ लूंगा, चिढ़ जाएंगी। आप बताइए, कौल गोत्र के ब्राह्मण जो हैं, फिरोज के कुल में कौल गोत्र का ब्राह्मण कैसे जन्मा? ये आप बता दीजिए मुझे। ठीक बता दीजिए, फिरोज का पौत्र जो है, ये विषय राहुल गांधी कौल गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो गया? लेकिन पिछली बारी आप मेरे एक सवाल को आपने बिल्कुल नकार दिया और उसको जवाब नहीं दिया कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये किसी के भी मन में सवाल आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी टूटती जा रही है। आप कह रही है ईडी का प्रेशर है। एक बात बताइए, सब पे ईडी का प्रेशर आपको लगता है पड़ रहा है और सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा पे पड़ा, वो छोड़ के चले गए, वो सीएम बन गए वहां पर जाकर। देखिए वो किस तरीके से सीएम बने, कैसे अमित जी कैसे फोन ऑफ हुआ था जब सीटें आई थी और ये नहीं बनाना चाह रहे थे, वो सबने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया। और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस चुनाव के बाद होगा वो भी हम भी जानते हैं ना। वो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस में रहते तो शायद आने वाले कल में कांग्रेस क्यों नहीं जुड़ रही? भारत हम तो चाहते हैं जी ऐसे भगोड़े भागे
जो किसी भी विचारधारा की नहीं। दिक्कत क्या है ना, आज की डेट में लोग ये पहली पार्टी कह रही है कि हमारे को जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चला जाए। कोई भी पार्टी कहती है देखिए, किसी के होने या ना होने से ना जीवन रुकता है। कल मैं मर जाऊंगी, आप मर जाएंगे, क्या जीवन रुक जाएगा? क्या न्यूज 18 बंद हो जाएगा या कांग्रेस पार्टी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। आप हमें मार रही है, खुद को मार रही है। न्यूज 18 को बंद करवाना चाह रही है, न्यूज 18 को बंद करवाना चाह रही है, और न्यूज 18 को बंद करवाना चाह रही है और भारत को जोड़ना चाह रही है। देखिए, मैं बात बताती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा, एक सेकेंड, देखिए ये भी देखिए, ये सबसे गलत बात होती है कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी धर्म की तपस्या हो और हमारे सनातन धर्म का अपमान करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और इस बात से तो सबसे पहले इनको आपत्ति होनी चाहिए जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। दूसरी बात, मतलब आप मानते हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार वही है? ठेकेदार बनते हैं ना, मैंने क्या बोला? नहीं, आप देखिए, शक में रहिए, हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं उनको इस बात पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उनको इस बात पे आपत्ति होगी कि राहुल गांधी उन्होंने किसी के धर्म के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला क्यों हम तपस्या कर रहे हैं, हमें ठंड नहीं लग रही, हमें डर नहीं लग रहा। हमारे बड़े बड़े तपस्वी बिना कपड़ों के तपस्या करते हैं जाके महाकाल की। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तभी ऐसे शब्द बोलते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का आप अपमान करते हैं। हमारे तपस्वी है जी, कहा हिमालय पर्वत पे जाके हमारे तपस्वी तपस्या करते हैं हमारे सनातन धर्म के। आप होंगे? देखिए, बिल्कुल जो राधिका जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी यही पूछा कि जब राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को मार दिया, तो क्या है वो, बता दीजिए आप। वो जिन्न नहीं है, ये बात हो गई थे। राधिका जी कह रही है वो जिन्न नहीं है। अच्छा, उन्होंने मार दिया तो क्या है, आप बता दीजिए। 50 सेकंड दीजिएगा बिना टोके, बताएंगे आप। अज्ञानता हमारे सनातन धर्म को लेके, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे महात्मा बुद्ध है या कोई भी, आप भी ये बात जानते होंगे, आप भी हिंदू धर्म के और ब्राह्मण हैं मेरी तरह। हमारे यहाँ पे कोई भी तपस्या करता है तो उसका, जब वो प्रतिज्ञा करता है, तपस्या करता है, तो उसका नया जन्म होता है। जैसे गौतम बुद्ध का राहुल गांधी का नया जन्म हुआ गौतम बुद्ध की तरह। क्यों वो तपस्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। आपने बोला जैसे महावीर का, महात्मा बुद्ध का दोबारा जन्म हुआ, ऐसे ही जन्म हो गया, तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि सनातन धर्म का तो अपमान नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, क्योंकि उन्होंने तो धर्म ही छोड़ के भगवान बुद्ध की राह पे चले गए। अब बाकी धर्म की परिभाषा शुक्ला जी मेरे से बेहतर कर चुके हैं ऑलरेडी। जी जवाब राधिका खेड़ा की बात का। नहीं, अब क्या करेंगे, बचकानी बातों का कोई जवाब हो सकता है? अब राहुल गांधी वैसे बचकानी बातें करते हैं, प्रवक्ता कर रहे हैं अभी जोर जोर से। बचकानी बात है? अरे भाई, आप जो हैं उनका एक नया अवतार है। नहीं, तपस्वी का पुनर्जन्म हो जाता है। यही होती है अज्ञानता। सनातन धर्म को लेकर आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। ये भी एक तपस्या है, चिल्लाने की तपस्या, कोलाहल की तपस्या, मत करिए, जोर जोर से चाव चाव चिल्लाओ, ये भी एक नई तपस्या है। कल कहेंगी मैं तपस्या कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी, तपस्या थी ये। आप समझे नहीं, वो चल रहे हैं, तपस्या है। चलते चलते और राहुल गांधी से क्या हो गए हम लोग पूछ ले रहे हैं तो अपमान हो जा रहा है सनातन का। अगर आप पूछ लें कि राहुल गांधी अगर मर गए तो ये जो आप मौजूद हैं ये कौन है, तो ये सनातन का अपमान है जी। कैसे पूछ लिया जी आपने? अरे भाई, क्या पूछे फिर आपसे, आप ही बताइए ना। आप कहते हैं कि राहुल गांधी मर गया, आप कहते हैं मैं तपस्वी हूं, हमको ठंड नहीं लगती। अरे भाई, ये कहती कि तपस्वी जो है पुनर्जन्म हो गया, तपस्या कर रहे हैं इसलिए। भाई, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है, ये अकेले ज्ञानी है, यही समझाएंगी आपको। ओके, जी, क्या आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, बोलिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, जैसे कि मैम ने कहा कि हमने बीजेपी को 2014 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, लेकिन इनके नेता कहीं पे फिल्म का बायकॉट करा रहे होते हैं, तो कहीं पे शो कैंसिल करा रहे होते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पर आपके नेता कहीं फिल्म बायकॉट करा रहे हैं तो कहीं शो बंद करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका फोकस कहीं और है, आप भी फोकस जो पड़े हैं, लेकिन एजेंडा दूसरी तरह का सेट हमारा करते हैं। फोकस स्पष्ट है, भारत को विकास के महामार्ग पर ले जाना। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाया। 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय दिया, 10 करोड़ लोगों को जो एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, करोड़ों लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 3 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त का मकान दिया। लेकिन क्या 2024 के चुनाव में या फिर 2023 के जो 9 विधानसभा के चुनाव है, वहां पे महंगाई मुद्दा होगा कि नहीं होगा? भाई, विपक्ष उठाएगा, लेकिन लोग जानते हैं, लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब इकोनॉमिस्ट हुआ करता था प्रधानमंत्री, तब 10% एवरेज महंगाई दर थी, जो कोविड के काल में भी 6.5% के ऊपर नहीं गई। एक डिलेमा कांग्रेस में दिखाई देता है, कंफ्यूजन कांग्रेस में दिखाई देता है। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हम नफरत
को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ है। दूसरी तरफ दिखाई देता है एक बड़ा कंफ्यूजन। दूसरी तरफ कहते हैं देखिए महंगाई की बात करना चाहते हैं, हिमाचल के अंदर आप पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा देते हैं वादा करके कि आप कम करेंगे, कम करने का वादा किया, 3 रुपए बढ़ा दिया। ये तो डबल धोखा हुआ पब्लिक के साथ, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। अब सुनिए पूरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। उसके बाद परिस्थिति यह है कि तीसरा चौथा मोर्चा खड़ा है। केसीआर एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं और एक रैली करते हैं जिसके अंदर कांग्रेस को निमंत्रण नहीं आता, बाकी सबको अरविंद केजरीवाल को बुलाते हैं, अखिलेश जी को बुलाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है। क्या आपको लगता नहीं कि आप भी कहीं ना कहीं इस समय बेचारे की कंडीशन में आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं, बेचारा देश की जनता बन गई है जिनको इन्होंने वादा किया था। देश की जनता कभी बेचारी नहीं होती, बेचारी बीजेपी और कांग्रेस हो सकती है, जनता बेचारी नहीं है भैया। मुझे जवाब देने दीजिए, जब मैं बोल दूंगी आप बीच में अगर पॉइंट को पकड़ेंगे तो गलत बात है। देश की जनता बेचारी नहीं है, मैं जनता के साथ हूं। वेरी चालाक अमीश जी, वेरी चालाक ब्रो। मुझे बात कंप्लीट करने दो, ठीक है। अब ये बात करते हैं 2014 में झोला लेके हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात से चले, कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा। आपके अकाउंट में मैसेज आया क्या? किसी आया? दिखाइए। ये पहले इंसान है, इनकी तो पूजा करी जाए। इनके अकाउंट में 15 लाख का, जल्दी इनके पैरों की पूजा पकड़ो। 15 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए। मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आगे। भाई साहब आप धन्य है अगर आपके पास 15 लाख आए हैं। एक सेकंड, आपके अकाउंट में पूछ ही लेते हैं, ये आपके अकाउंट में कैसे आ गए 15 लाख? 15 लाख का क्या मैंने मैडम, हम जिस दिन पाकिस्तान में घुस के, जिस दिन चीन को खदेड़ के और जितने 370 राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, 15 करोड़ हमारे खाते में आ गए। एक मिनट, ओके, श्री राम मेरे आराध्य है, लेकिन श्री राम ने ये नहीं कहा कि उनके नाम पे 15 लाख का वादा हो और पूरा ना किया जाए। श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पार्टी 2014 में वादा करेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपए से नीचे आएंगे वो आज 100 के पार कर जाए। श्री राम ने ये नहीं कहा कि डॉलर और रुपया जो बराबर करने की बात करते थे, मोदी जी का भाषण याद है ना, जब डॉलर और रुपया के रेट ऐसे होते हैं और डॉलर गिरता है तो देश की जी साख गिरती है। आप तो जी जवाब ले लेते हैं। अब जवाब 40 सेकंड। चीखने से जो है भाई हम झूठ को सत्य नहीं है तो कान में रुई डाल चिल्ला रहे हैं भाई। ये मैं इनके बीच में बोलता हूँ तो इनको बदतमीजी करने से मना कीजिए। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, फिर मैं इनके बीच में चिल्लाऊं? चिल्लाओ नहीं, मैं चिल्लाने के लिए थोड़े आया हूं, मैं पप्पू की पार्टी थोड़े आता हूँ। मैं पप्पू पार्टी क्यों बोला 15 करोड़ का भाई ये बताइए नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बराबर कब होंगे बताइए। मेरा निवेदन है आप दोनों से। राधिका जी आपके बीच में वो नहीं बोले। चीन को लाल आंख दिखाओगे नहीं, यहाँ चिल्लाओगे। इनके नेता कहते चीन को लाल आंख दिखाओ, ये यहाँ पे चिल्लाइए। देखिए लगातार वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, आप अपनी बात को रखिए। ओके प्रेम शुक्ला आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आपकी बता रहा हूँ कलिमुल जी, और आपकी बात बस इतना चाहूंगा कोई बीच में चीखे नहीं। आपको बिल्कुल याद हूँ सर, आप बिल्कुल बीच में खड़े हैं, कैसे भूल जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के शोर के अंदर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप अपनी बात को रखिए। देखिए हम तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम महंगाई को नियंत्रित करने वाले लोग हैं। 10 रुपए जो है सीधे सेंट्रल एक्साइज घटा दी गई, लेकिन आप मुझे बताइए हिमाचल प्रदेश में सरकार आते ही 3 रुपए वैट बढ़ा दिया गया। वो कह रहे हैं टेम्परेरी बढ़ा। एक सेकंड सबसे अधिक महंगाई दर कहाँ है? राजस्थान में। सबसे अधिक महंगा डीजल पेट्रोल कहाँ है? कांग्रेस का। ये क्या तरीका है भाई? आप माफ कीजिए मैं जाता हूँ, अगर आप इनको ये चिल्ला ये क्या तरीका है? ये तरीका क्या है? अभी और मैं इनको कुछ कह दूंगा, ये महिला चिल्ला नहीं, आप उनको चुप कराएं। ये बदतमीजी कर रही है, चुप करा रहा हूँ, ये बदतमीजी कर रही है। तरीका है, ये बहस का तरीका है। आप डिबेट से छोड़ेंगे, आप बैठिए। हम तो बोलेंगे भागिए, ये बहस का तरीका है। अच्छा ठीक है। अरे ये गाली गलौज कर रही महिला। राधिका जी ऐसे ही भागेगी आपकी सरकार भी, देश की जनता ऐसे ही भगाएगी, क्योंकि आप अच्छा ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी के नीचे दबा दिया है। मेरा निवेदन मानिए आप। ओके ये तरीका है भाई, जो झूठे होते हैं वो ऐसे ही भागते हैं। ये तरीका है बात करने का। कम से कम आपके जैसे एक सेकंड देखिए राधिका जी, आप उनको बोलने दीजिए, वो आपको बोलने लगातार दे रहे हैं। ओके आप अपनी बात को रखिए। तो ये जिस तरह से अभद्रता की जा रही है, यही बदतमीजी, यही बदतमीजी कांग्रेस का, यही बदतमीजी का कुकर्म, जनता को ठगने का कुकर्म, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति और लगातार चीन के चंदे पर पलने वाले
ये चीन पे चलने पर पड़ने वाले ये जो चाटुकार ऐसे झुक गए ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ओके, कल आप क्यों नहीं, इनकी जैसी भाषा शैली नहीं, भाषा नहीं बोल सकता। इन्होंने रिकॉर्ड कांग्रेस की कट्टर संस्कृति नहीं आता मैं। चलो क्या वीडियो प्रेम शुक्ला करूं एक्सपोज फिर से सबके सामने। राधिका जी आप थोड़ा भूल जाते हो अपनी संस्कृति भूल जाते हो। कलंक है आप महिलाओं पे, महिला बिरादरी पे कलंक है। आप चुप हो जाइए प्लीज। चलो भगोड़े, आप भी चुप चलो भगोड़े। मैडम भगोड़े। ये देखिए ऑडियंस, मेरा निवेदन है आपसे, देखिए मेरा निवेदन है, आप लोग सब सीनियर लोग हैं, सम्मानित मेहमान है हमारे, कृपया करके बहस की मर्यादा बनाए रखें और जो दूसरा व्यक्ति बोले तो दूसरा ना बोले। कांग्रेस के कुकर्मी प्रवक्ताओं का ये कुकर्म है। जी इस तरह की कलंकित बात ये तरीका ठीक नहीं है। भागता है वो भगोड़ा ही होता है। भगोड़ा तो राहुल गांधी है, देश छोड़ के भाग गया था। राजीव गांधी देश छोड़ के भाग गया था 1971 के युद्ध के समय। ये सोनिया और राजीव गांधी देश छोड़ के भाग गए थे। भगोड़ा तुम्हारा नेता है, तुम्हारा नेता भगोड़ा है, तुम्हारी पार्टी भगोड़ी है। व्यूअर्स रुकेंगे एक अंतराल के लिए, एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये देश है हमारा में पब्लिक के सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद और सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम ये देश है हमारा। जब रामचरितमानस पे सवाल उठता है तो इन लोग के मुंह में दही जम जाती है। ऐसे नेताओं का क्या करेंगे? मतलब आपकी बात होती है, इसलिए गोली चलवा रहा है, जब रेप की बात होती है, क्या जवाब है? रेप की बात होती है, रेप की बात होती है।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। सर, जैसे कि मैम ने बताया कि राहुल जी तपस्वी है, तो जो तपस्वी होता है वो सब कुछ त्याग देता है। वो कभी बहन से मिलते तो मोह माया किस चीज का? फिर मोह माया किस बात का? ये आपका एक पॉइंट है, मैं इस पे जवाब ले लूंगा। ठीक सवाल है ये, लेकिन मैं कलीमुल हाफिज और राजकुमार भाटी जो लंबी देर से इंतजार कर रहे हैं उनके पास आता चाहता हूं। कलीमुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन क्या ये जो चौथा या तीसरा फंड बन रहा है केसीआर का, इसमें क्या मैजिक है जिसमें अखिलेश जी भी है? देखिए, मैजिक कुछ नहीं है। हर हालत में मोदी सरकार को हटाना है, तो इसलिए जरूरी है कि विपक्ष अपनी एकता करे। अब ठीक है, विपक्ष के अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि अगर एक चेहरा वर्सेस मोदी होगा तो मोदी जी को फायदा होगा। तो विपक्ष अगर ऐसा करता है कि वो 542 सीटों पे घेरता है तो इससे विपक्ष को फायदा होगा और मोदी सरकार को गिराना आसान होगा। जवाब इस बात का मैं तो ये कह रहा था कि AIM भी आज उस रैली में है। केसीआर का अलायंस है ना भाई असदुद्दीन ओवैसी से। तो अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी तो एक हो गए, तो यूपी में चिल्लाते क्यों है कि बीजेपी की बी टीम है? ओके, राजकुमार भाटी बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। 22 ओवैसी और अखिलेश यादव एक ही है। 22 मिनट दोनों बोल चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा मुझे 2 मिनट दे देंगे। जी जी जी, और दोबारा मत देना, एक बार ही 2 मिनट। बोलिए आप। तालियां राजकुमार भाटी के लिए, बहुत सहनशीलता से अपनी बात को रख रहे हैं। शुरुआत में वहां से करता हूं कि जो अभी हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, मोदी जी ने कहा फडणवीस कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, मौजूदा डिप्टी सीएम भी है वो। नहीं, डिप्टी सीएम है, पहले मुख्यमंत्री थे जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़ना है उन्हें। मोदी जी भूल गए, 9 साल हो गए आपको, अभी तक नहीं जोड़ा रिश्ता, अभी तक तो तोड़ने में लगे हुए थे। एक बात एक तरफ की रखनी चाहिए, या तो आप मोहब्बत की राजनीति करें, जोड़ने का आप मजाक उड़ाते हैं, मोहब्बत का आप मजाक उड़ाते हैं और फिर बात जोड़ने की करते हैं। अगर आप जोड़ने का इरादा रखते हैं तो उस MP को आपको तुरंत निकाल देना चाहिए था जो एक वर्ग विशेष के बहिष्कार की बात कर रहा था देश की राजधानी में खड़े होकर। आपको उस मंत्री को हटा देना चाहिए था जो गोली मारने के नारे लगवा रहा था। आपको वो एक सांसद और हैं जो बार बार इस तरह की बात करती हैं, प्रज्ञा ठाकुर, वो कह रही छुरे पहना के रख लो, जो सब्जी काटने के काम आएंगे वो गर्दन भी बढ़िया काटेंगे। क्या इस तरह देश जुड़ेगा? संवेदनशीलता इसे कहते हैं क्या? इस बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि असली मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। ये गर्मा गर्मी और बहस जो शोर मशराब होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे जो असली मुद्दे हैं वो ना उठें। GST जो सरकार ने वसूली है, 64% GST देश के 50% गरीबों से वसूली गई है और केवल उन अरबपतियों से 3% GST आई है। क्या ये नीतियां देश के गरीबों को बर्बाद करने वाली नहीं है? क्या इन पे भी चर्चा होगी या नहीं होगी? बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन पर चर्चा होगी? 2 मुद्दे हैं जो भाटी जी ने उठाए, जो मुझे लगता है देश के युवाओं को समझना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी के नेता कुछ न कुछ अंड बंड बोलते हैं, जिसके अब सुनिए ना, अब आप बीच में 1 मिनट में रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर, अरे मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक नहीं है, मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा हूं। अरे यार, मैं रामायण पहले सुन चुका हूं, फिर आप लगा सुना। हाँ, नहीं, रामायण गर्म हो गए मेरे, तो वो ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा, कान गर्म हो गए मेरे। 1 मिनट, मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए शब्दों का। अरे शब्दों का बारी, मैं रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में कहा कि देश के सब गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, उस तरह की लैंग्वेज को यूज करता है। एक पार्टी के प्रधान नेता का क्या काम है? वैसे लोगों पे लगाम लगाए कि इस तरह की बातें मत करो जिससे समाज में वैमनस्य फैले। मोदी जी ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या करेंगे जब रामचरितमानस पे सवाल उठता है और इन लोग के मुंह में दही जम जाती है? ऐसे नेताओं का क्या करेंगे? मतलब आपका मंत्री एक मिनट गोली चलवा रहा है क्योंकि हम जब रेप की बात होती है, क्या जवाब है? रेप की बात होती है, रेप की बात होती है और नेता कहते हैं लड़कों से तो गलती हो जाती है, क्या मतलब फांसी? अच्छा, इसलिए आपके मंत्री गाली दे रहे हैं, इसलिए आपके मंत्री गोली चलवा रहे हैं। ज्ञान देने से पहले शीशा देखना चाहिए। अब आए GST विषय भटकाना है। अब 1 मिनट, इनके पास कोई आपने भी जो उठाया वो जवाब दे रहे हैं। आपने बोला तो वो बीच में नहीं बोले, आपने बोले। पहली बात तो मेरा सवाल बीजेपी से, भाटी साहब सुनिए ना, विश्लेषक उन्होंने बोला जवाब दिया, बीजेपी जवाब देगी। पहली बात तो बीजेपी से मेरा सवाल है। दूसरी बात जो रामचरितमानस पे रामचरितमानस पे भी मैं बाद में बोलिएगा, पहले तब इनका तो गठबंधन है रामचरितमानस का, जिन्होंने अपमान किया। कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है। ओके ओके, डॉक्टर अजय आलोक, फिर प्रेम शुक्ला। काफी देर से इन्होंने GST पे कहा 50% गरीब आदमी 67% टैक्स दे रहा है, GST दे रहा है, और 1% अमीर आदमी सिर्फ 3% GST दे रहा है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं।
साहब एक मिनट साहब, इन्हें इजाजत देते हैं? अरे यही ना बोला है जैसे आपको ये राहुल गांधी के शब्द आप ही के शब्द हो गए। एक मिनट, कमाल है, सुनने को नहीं तैयार, इन लोगों को सुनने को नहीं तैयार है। मुझे पढ़ा लिखा नौजवान, अरे एक मिनट, इनका बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका भाई? बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका? अच्छा मैं जनता से, अरे मैं जनता से पूछता हूं, लेकिन अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप तो करेक्ट करिए। अमित जी आप करेक्ट करिए। इनकम टैक्स चलिए पूछिए, जनता से पूछिए ना, कोई गलत जीएसटी कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन टैक्स है कि इनकम टैक्स है? ये कंजम्पशन टैक्स है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। तो 50% 67% टैक्स दे रही है तो गलत कर रही है, और 1% 3% टैक्स दे रहा है तो अन्याय कर रहा है। कौन सा लॉजिक है भाई? इनकम टैक्स है ये। लेकिन एक बेसिक इकोनॉमिक्स टैक्स की बात हो रही है, बेसिक इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। एक सामान्य सी बात मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, क्योंकि बार बार टैक्स की बात हो रही है। इस देश का इनकम टैक्स का 24% हिस्सा जो है वो जैन समाज देता है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, और ये जैन समाज देता है ये इनकम टैक्स। दूसरी तरफ बात हो रही है, देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। देखिए हमें तथ्यात्मक चीजों पर जाना चाहिए। हंगर इंडेक्स में हमारे पास एक आंकड़ा आता था, आप सबको याद होगा, जिसका बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जो शायद देश को नीचा लोग दिखाना चाहते थे, उन्होंने बोला हंगर इंडेक्स में देखिए भारत कहां पहुंच गया, श्रीलंका से भी पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है। आज श्रीलंका में देखिए किस तरह के हालात है, पाकिस्तान में देखिए किस तरह के हालात है। तो उस हंगर इंडेक्स का क्या हालात होता होगा, उस हंगर इंडेक्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, दुनिया भर में क्या हो रहा है हमें देखना चाहिए। यूके में कितने प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। सुनिए बात पूरी सुनिए। अमेरिका में क्या हालात है ये हमें देखने चाहिए। हमें अपने अगल बगल चाइना में क्या हालात है हमें देखने चाहिए, उसके बाद भारत का निर्णय रहना चाहिए, क्योंकि वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। हमारा देश जो है 1991 के बाद से हमारी इकोनॉमी खुल गई थी, तो हर चीज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी है। उसके बीच में, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट पहले हूं, इसलिए मैं कहता हूं भारत की स्थिति हम जितनी खराब आंक रहे हैं उतनी बिल्कुल खराब नहीं है। वी आर स्टिल मैनेजिंग वेरी वेरी वेल एंड दैट इज अ हार्ड फैक्ट। हम बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक तूफान आया हो और बाकी सब जहाज डूब रहे हो, हम अपना जहाज बचा के लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। उस जहाज में हिचकोले आ रहे हैं, उस जहाज में एक व्यक्ति गिर रहा है, 2 व्यक्ति गिर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जहाज बच रहा है और मंजिल तक पहुंचेगा, वो महत्वपूर्ण है। ओके, प्रेम शुक्ला तो बंद कराइए। लड़ाई में क्या गोले हमारे पैसे से जा रहे हैं? देखिए एक तरफ है पूरा विपक्ष है, या फिर कहे तो विपक्ष के 3 खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस है, तीसरा मोर्चा है, चौथा मोर्चा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक तरह से यह आंका जा रहा है, और इस सवाल को मैं राधिका खेड़ा आप ही के पास लेके आता हूं। आखिरकार कांग्रेस अलग थलग है या फिर कांग्रेस को कोई छूना नहीं चाहता? अखिलेश जी छूना नहीं चाहते, केसीआर छूना नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल छूना नहीं चाहते। आप तो अरविंद केजरीवाल के हम भी उन्हें छूना नहीं चाहते। नहीं, आप तो द्वार गए थे अरविंद केजरीवाल के 2019 के लोकसभा में कि हमारे साथ गठबंधन कर लो। आपने उनकी सरकार बनाई। इन्होंने तो अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई थी और पाकिस्तान को धन्यवाद किया था जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी खुद शाह साहब और मोदी जी ने। तो उसमें भी चाहिए ना, हर चीज पे हम पे उंगली दिखाएंगे तो 4 उन पे दिखा रहे हैं आप। अलगाववादियों के साथ आज भी है। बीच में बोलेंगे भागेंगे। मेरे बीच में चिल्ला रही थी ना, तो थोड़ा सा कोई नहीं भाग रहा। चिल्ला रही है, बौखला क्यों नहीं? बौखलाई कुमारी, क्या हो गया? खेड़ा का बखेड़ा, हमारे खेड़ा का बखेड़ा। इस चर्चा को राजनीतिक बनाते हैं, ये चर्चा को राजनीतिक बनाते हैं। मैं मैडम आपके बता रहा हूं, मेरा सवाल है कांग्रेस को कोई छूना क्यों नहीं चाह रहा? अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस में? देखिए सबसे पहली बात मैं फिर बोलूंगी, जो साथ छोड़ रहे हैं वो इनके एमएलए थे हिमाचल में जो मोदी जी के कॉल से भी नहीं रुके। अभी आपने बताया हमारी नैया नहीं डूब रही। अरे नितेश राणे ने, सॉरी वो मिस्टर राणे जो है, उन्होंने तो खुद कहा कि जी हमारे देश में जून में रिसेशन आ रहा है, तो नैया तो जी डूब चुकी है, छेद तो हो चुका है। सच बताइए ना जनता को। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे देश की नैया डूबेगी तो हम सब उसमें डूबेंगे। तो आई वोंट सेलिब्रेट दैट। मैं चाहता हूं कि इस देश की नैया पार लगे।
इस देश की नैया के जो भी खबैया हैं वो इसको पार लगाए। मेरी तो कामना यही है, और मुझे पता है देश के कोटि कोटि लोगों की भी यही कामना होगी कि इस देश की नैया पार लगेगी तो हम सब पार लगेंगे, आप भी पार लगेंगी, हाफिज साहब भी पार लगेंगे, भाटी साहब भी पार लगेंगे। इसलिए कहते हैं, ये मेरा मानना है कि 24 घंटे में एक वक्त जरूर सरस्वती मां मुंह पर बैठती है। हम नहीं चाहते कि किसी भी वक्त हम ये बात बोले कि ये देश डूब जाएगा, इस देश की नैया डूब जाएगी। हम ऐसी, मुझे लगता है कि ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। और जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने है, वो समस्याएं अगर विकराल है तो उनका भी निपटारा होगा। देश की पॉलिटिकल क्लास में इतनी ताकत है, अगर इस शासन में नहीं होगी तो दूसरे शासन में होगी, ये उम्मीद है। और इसीलिए इस देश का लोकतंत्र है, और इस देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा महान है। यहां इमरजेंसी भी आई और कई सारे दौर आए, इसलिए इस देश के लोकतंत्र के लिए तालियां। मैं और दूसरा मेरा एक मेरा पॉइंट है आपके साथ, क्या आपको लगता है कि इस बार अगर विपक्ष जिस संगठित सोच के साथ आगे बढ़ रहा है वो आपके लिए खतरे की घंटी है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि 10 साल का शासन है, 9 विधानसभा चुनाव भी है, हमने देखा हिमाचल में 0.9 से आप हार गए। अगर 0.9 से कांग्रेस जीती, अगर कोई नॉन इश्यू भी था वहां पर, लेकिन 0.9 से तो कांग्रेस जीती ना, और कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। जीत तो चाहे एक वोट की हो, जीत तो जीत, वही बात मैं बोल रहा हूं। देखिए, मुद्दे की बात है कि विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष का अपना जिम्मा है। वो एक होते हैं, अनेक होकर लड़ते हैं, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, सेकंड फ्रंट बनता है नहीं बनता, ये उनकी चिंता है। हमारी चिंता है कि हम किस तरह से जो है जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को पहुंचाएं, और विकास कार्यों को पहुंचा के उसके माध्यम से जनादेश प्राप्त करें। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। किसी को लगता है कि वो जो है हमारी जनता की सेवा की बुराइयां करके चुनाव जीत जाएगा, तो ये उसका अधिकार है, वो करे अपनी बुराई, प्रचार करना उनका भी अधिकार है। वो गठबंधन बनाए, अलग होकर लड़े, सारे मिलकर लड़े, 10 फ्रंट बनाकर लड़े, ये उनकी चिंता का विषय है। जी राजकुमार भाटी, ये आप लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाना चाहते? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ जाकर आपका भी कांग्रेस जैसा हश्र हो जाएगा? नहीं, पहले तो आपने जो देश के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, और कभी अभी आप अच्छा भी बोलते हैं, कभी कभी तो ऐसे नहीं है। कब मैं वो शेर भी पढ़ देता हूँ उनका, इकबाल का, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बहुत शानदार। तो ये इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ कि इस देश में वो ताकत है, इस देश की धरती में, मिट्टी में वो ताकत है कि जब देश में संकट आता है अपने आप इलाज जनता ढूंढ लेती है। इसमें कोई शक नहीं है। जो भी खराब दिशा की तरफ देश जा रहा है उसे जनता सही दिशा में कर देगी। कांग्रेस पे मेरा सवाल है डायरेक्ट, तो क्या अखिलेश जी ने बोला कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है, कांग्रेस को आप चिमटे से भी क्यों नहीं छूना चाहते? नहीं, ऐसा हमने, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था लोकसभा में, हमने ऐसा नहीं बोला है। आपने नहीं बोला, सवाल है मेरा। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल एक जैसी हैं, कुछ मुद्दों पे एक जैसी हैं। उन मुद्दों पे कांग्रेस स्पष्टीकरण दे। जी, आर्थिक नीतियां बीजेपी से अलग होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे यूपी में इस बार? सामाजिक न्याय की नीति अलग होनी चाहिए। ये तो तब सोचा जाएगा। प्रैक्टिकल बात होगी, प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, क्योंकि ये तो बेचारे 2022 के अंदर आपके तरले लेते रहे। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। कांग्रेस चाहती थी आपसे गठबंधन होना, लेकिन आपने बोला ना बाबा ना। 2017 में गठबंधन करके देख लिया, हमारा हश्र क्या हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम महसूस कर रहे थे कि बिना गठबंधन के ही बढ़िया लड़ा जाएगा, लड़े। इस बार अगर कांग्रेस इन दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण अपना देगी तो फिर सोचा जाएगा गठबंधन के बारे में, अगर नहीं देगी तो नहीं सोचा जाएगा। स्पष्ट है हमारी नीति तो। और जो एक बात बार बार उठ रही है, मैं उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं, आप चाहे तो चला देना और चाहे तो काट देना। जी जी। रामचरितमानस, जी, रामचरितमानस के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। रामचरितमानस में जो जाति विद्वेष है, कुछ जातियों को शूद्र, पिछड़े, उन जातियों को जो नीच कहा गया है, उनके खिलाफ जो बोला गया, उसका विरोध है। उसका हम करते हैं, ऑन रिकॉर्ड विरोध करते हैं। आप भी करते हैं? मैं भी करता हूं, और सब करते हैं, सब करते हैं। पूज्य विप्रशील गुण ही ना, शुद्ध न गुणगन ज्ञान पे। ठीक है, जी जी, इसका हम विरोध करते हैं। भोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, हम इसका विरोध करते हैं। रामचरितमानस जातीय सोच है, आपको भी लगता है कि नहीं करते? ओके, गीता जिहाद है, शिवराज पाटिल ने बोला, भाटी साहब कह रहे हैं कि हम भी रामचरितमानस के उस भाग का विरोध करते हैं। जवाब प्रेम। देखिए, तो रामचरितमानस का किसी भी दोहा चौपाई का बिना संदर्भ के प्रसंग के जब आप अर्थ निकालेंगे तो उसका इसी तरह से गलत अर्थ निकलता है। और ये किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में बिना संदर्भ के प्रसंग के निकाले कोई अर्थ निकालना, यह उस धर्म ग्रंथ का अपमान करने के समान है। दूसरी बात कि वहां पर स्पष्टता से शिक्षा मंत्री महोदय ने वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जो आधिकारिक कार्यक्रम था उसमें यह कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है।
अब इसके अलावा और क्या आप सुनना चाह रहे थे? शिवराज पाटिल ने कहा गीता जिहाद फैलाता है। ये दोनों जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने की कांग्रेस की जो कुत्सित परंपरा है उसकी श्रृंखला का एक अंग है ये। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, कांग्रेस की यात्रा मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये रामचरितमानस सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए बयान। सुनाइए, ये शिक्षा मंत्री जी के बयान है अभी, ये रामचरितमानस देने के बाद सुनिए, आप लोग सुनिए जरा इनके क्या विचार है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। ये हमारे शिक्षा मंत्री है। क्या कह रहे हैं? मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला धर्म इस्लाम है। अब आप समझ गए, ये रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। ये देखिए टॉलरेंस है इस देश की, ये इस देश की बड़ी टॉलरेंस है। जिसमें रामचरितमानस के किसी दोहे पर यानी किसी चौपाई पर कोई सवाल खड़ा कर देता है लेकिन कुछ कहा नहीं जाता। एक व्यक्ति तो कहता है कि नफरती ये ग्रंथ है, कुछ कहा नहीं जाता, और दूसरी तरफ कहा जाता है वो प्यार बांटने के लिए। देखिए हर धर्म प्यार बांटना ही सिखाता है, लेकिन अगर आपके मन में नफरत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 2019 से पहले हमने ये काफी देखा। अब 2024 से पहले एक और आरजेडी के मंत्री है, नेता हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए भारत की ये जो सरकार है ये चुनाव आने से पहले या तो किसी देश पे अटैक कर देगी या फिर कुछ और कर देती है। इस पर प्रेम शुक्ला आपका जवाब क्या है? यह भी साफ तौर पर उनकी जो है अज्ञानता को प्रकट करता है और किस तरह से भारत को ही कलंकित करने का प्रयास कांग्रेस और उनके अलाइज करते हैं। इसका उदाहरण है आरजेडी कांग्रेस की अलाई है। आप मुझे बताइए 2014 के पहले किस पे हमला हो गया था? 2019 के पहले जब हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ तो घुसकर जो है पाकिस्तान में मारना ये हमारा राष्ट्रीय धर्म था, उसका हमने निर्वाह किया। आज भी अगर कोई हमारे नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की हत्या करेगा तो घुस कर मारेंगे, घुस कर मारेंगे उसको, चाइना को घुस कर मारा, चाइना को भी घुस कर 2000 स्क्वायर किलोमीटर देश में बैठा है, 1 इंच नहीं आ सकता, 1 इंच नहीं आ सकता, 1 इंच नहीं आ सकता। ये नेहरू की कायरता का युग नहीं है, ये मोदी जी का युग है। आखिरी दौर है चर्चा का। 20 सेकंड इनका मैं जवाब दे दूं। लेकिन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि कौवे मार के आए हैं। आज उन्हीं की बात सुरेंद्र यादव कर रहे हैं। जब बीजेपी को चुनाव जीतना होता है तो भारतीय सेना को आगे कर देती है और अब तो किसी देश पे अटैक करेंगे। क्यों? कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज सेना के शौर्य पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट के आएगी। क्या 2024 में आपका ये एजेंडा है? गलत मत बोलिए अमीश जी, ये नहीं बोला था, आपसे मैं उम्मीद नहीं करती। पिट के आई है, ये उन्होंने नहीं बोला था, इनके नेता ने बोला था कि वो आके पीटते हैं। आप बात बताइए। 40 सेकंड मुझे दीजिएगा बिना टोके। इन्होंने कहा कि हम लोगों के समय क्या हुआ? आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, बदले में क्या लेकर आए? कारगिल। मोदी जी गए, बिना देश को बताए एरोप्लेन उतारा, टपटर पटर उतरे सीढ़ियों से और गले मिल लिए। क्यों? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हाथ पकड़ के बिरयानी जो खा रही थी, ना बुलावा मिला, बेटी की शादी में पहुंच गए। बदले में क्या मिला? गुरदासपुर। और उसके बाद हमारे एयरबेस पे किसने ISI को बुलाया? शाह साहब ने, और फिर कहा धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तहकीकात करी और देख लिया कि हम लोग कैसे आपको अटैक करेंगे। और यही पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि हमने 3 युद्ध इतनी बुरी तरह हारे हमारी देश की आर्मी की वजह से। वही पाकिस्तान जिसके सीने पे पैर रखवाया था इंदिरा गांधी जी ने इस आर्मी के साथ और 2 टुकड़े कर दिए थे। और उससे मुझे गर्व है कि हमारी सेना थी। देश का नहीं, पूरी दुनिया का भूगोल अगर किसी ने मिला, बदला तो हमारी देश की आर्मी ने। और ये जब कुछ होता है प्रधानमंत्री के लिए ना कोई सीमा में आया, ना कोई गया, और आर्मी कहती है हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 40 सेकंड मांगे थे, 1.5 मिनट से बोल रही है। नहीं जी, मर गए। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। अब आपने अपनी वक्त को रख लिया। ओके, देखिए आपने एक प्रधानमंत्री के लिए बोला, वो पटर जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। अभी हमारे जी पटर शब्द मुझे नहीं लगता मर्यादित होगा। ओके, राजीव गांधी जी के बारे में बोले, मोदी जी बोले, मनमोहन सिंह जी पहन के नहाते, तब अमीश जी को तकलीफ नहीं होगी। मैंने बोला वो पटर करके सीढ़ियां उतर गए। और बताइए कैसे उतरते? चल के दिखाओ, पटर की आवाज आएगी। ठीक है। देखिए क्या है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि कब गई? कांग्रेस के कार्यकाल में गई। 4,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन कब गया? कांग्रेस के कार्यकाल में गया। जोरावर किला कब गया? कांग्रेस के कार्यकाल में गया। पाकिस्तान ने कश्मीर का आधा हिस्सा कब ले लिया? कांग्रेस के कार्यकाल में ले लिया। और हमारे कार्यकाल में एक आतंकी हमला किया, हमने घुस कर मारा उसको। तो ये कहते हैं खून की दलाली। ये हमारे सेना प्रमुख को संदीप दीक्षित इनका कहता है गुंडा।
तो ये सेना के लोगों का अपमान करने के अलावा, और जब 1971 का युद्ध जीता गया, इंदिरा जी को तो भारत रत्न मिला, लेकिन जिन सैनिकों ने वो युद्ध जीता था उन पर अब की बारी तो अब तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है, अब तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं, तो आरजेडी के नेता इन्हीं के बगल बच्चे हैं ना, किसके साथ हैं जी? आरजेडी वाले किसके साथ? आखिरी दौर सवाल। ओके, क्या आपके मन में सवाल है? अपनी बात को रखिए जल्दी, 10 सेकंड जी। सर, जैसे आपने बोला कि हिंदू ब्राह्मण शूद्र आपने बोला सर भगवत गीता, सर 1 मिनट सर, नहीं उन्होंने कहा सर, मैं अपने बैग में भगवत गीता रखता हूँ सर, उसका एक श्लोक है, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे काम ब्राह्मण जैसे हैं तो तुम ब्राह्मण कहलाओगे, लेकिन तुम्हारे काम शूद्र वाले हैं तो तुम शूद्री कहलाओगे। जी, एक अच्छी बात है, लेकिन आप सबने अपनी बात को रखा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद है 2024 और 2023 के जो 9 विधानसभा चुनाव हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण दौर आएंगे और राजनीति का पारा जो है वो और चढ़ेगा। आज स्टूडियो में जिसकी बानगी देखने को मिली उससे और ज्यादा हाई होगा, लेकिन सभ्यता और मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।